हेलो दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण, घोष और अघोष किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सभी पूरे वर्ण विचार इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल संस्कृत मस्ती और देखते रहे हिंदी व्याकरण। तो चलते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण विचार यहाँ पर है, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न हो सके, मतलब जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों की कुल संख्या की बात करें तो 52, जबकि मुख्यतः 44 होते हैं। वर्णों की कुल संख्या 52 और वर्णों की मुख्यतः संख्या तो 44। 44 गो में 11 गो स्वर होते हैं और 33 गो व्यंजन। तो इन 44 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो आइए जानते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। इन 44 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ये 11 होते हैं, अ से लेकर औ तक। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, और री। ये 11 स्वर वर्ण में आते हैं। अब आते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जिसके उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की, जिसके उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये 33 होते हैं, क से लेकर ह तक। जैसे क बोलिएगा तो क, उसमें अ आएगा, तो ये अ जो है स्वर है, तो इसलिए व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए इसका डिफिनीशन होगा कि जिसके उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, और जिसके उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं, अन को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अन को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से अयोगवाह कहते हैं। अन को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो अयोगवाह। एक है छत्र ज्ञ को संयुक्ताक्षर कहते हैं। छत्र ग के ज्ञ को क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। ये सब बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है, संयुक्ताक्षर किन किन वर्णों को कहा जाता है। ऑप्शन में देगा छत्र ज्ञ, तो इसी को एकदम टिक आउट कीजिए। तब स्वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण के, तो 11 स्वर होते हैं। इनके 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर, इसलिए ह्रस्व, मूल या एक मात्रिक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस ह्रस्व को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। फिर है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। 11 स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर जिसे बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगता है
उसे ह्रस्व या मूल या एकमात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर कहते हैं, जिसे बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अ, हर्षई, हर्षऊ, री। अब जानते हैं दीर्घ स्वर। 4 यहाँ पर हो गए। दीर्घ स्वर जिसे बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। जिसे बोलने में 1 मात्रा तो ह्रस्व स्वर, जिसे बोलने में 2 मात्रा लगेगा तो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 3 होते हैं। आ, हर्षई, आ, दीर्घई, दीर्घऊ। तो 4 ऊपर 3 नीचे, 7 को हो गया। और फिर संयुक्त स्वर 4 होते हैं। 2 भिन्न मूल स्वरों के संयोग से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। ए, ओ, औ। तो ये रहे 11 स्वर का 3 भागों में जो बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर का बारे में। अब जानते हैं व्यंजन वर्ण के कितने भागों में बांटा गया है। तो ये रहे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। 33 व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब जानते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिसे बोलने में मुख के विभिन्न अंगों का आपस में स्पर्श होता है। जिसे बोलने से मुख के विभिन्न अंगों का आपस में स्पर्श होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है। 25। क से लेकर म तक क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सब स्पर्श व्यंजन के आते हैं। तो यही है क से म तक। अब जानते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति वाले वर्ण को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति वाले वर्ण को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। य, र, ल, व। तो ये पूछता है य, र, ल, व किस में आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन। जैसे देखिए इसका उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पर, नई। तो नई में स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में ऊपर में देखिए हर्ष ई से लिखा हुआ है, और वही नई य से भी लिखा हुआ है। तो इसी को कहते हैं स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति से जो लिखा जाता है उसी को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। आप जानते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन्हें बोलने में मुख से गर्म वायु निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। ऊपर 25 और फिर नीचे 4 और फिर 4, टोटल 33 हो गया। ऊष्म व्यंजन जिन्हें बोलने में मुख से गर्म वायु निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। 4 होते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। यही 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये हम लोग जानेंगे स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इनसे कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसे कितने प्रकार होते हैं। अब चलते हैं आगे। तो आगे देखिए अल्प प्राण और एवं महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं। जिन्हें बोलने में कम श्वास लगता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिन्हें बोलने में कम श्वास लगता है, मतलब कम सांस लेने पड़ता है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सभी स्वर 11 जो स्वर बताए, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ और री जो था, ये 11 सभी स्वर में आ जाएंगे। अब वर्गों का पहला, तीसरा अब 5वां वर्ण य, र, ल, व अल्प प्राण है।
और महाप्राण देखिए जिन्हें बोलने में ज़्यादा श्वास लगता है, ज़्यादा श्वास, उसे महाप्राण कहते हैं। और इसमें आते हैं वर्गों का दूसरा एवं चौथा वर्ण। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह महाप्राण है। तो देखते हैं वर्गों का तीसरा, पहला, पांचवा वर्ण मतलब क्या होता है। तो देखिए यही है वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। क, च, ट, ट, प, ग, ज, ड, ढ, व, य, न, न, म, अंग, य, न, न, म। तो यही है वर्गों का तीसरा, पहला, पांचवा वर्ण। य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा। और देखिए ये क, ख, ग, घ अंग को क वर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ, ञ को च वर्ग कहते हैं। इसे ट वर्ग। त, थ, द, ध को त वर्ग और प, फ, ब को प वर्ग। इसी में पहला, तीसरा, पांचवा, ये दूसरा और चौथा को देखिए यहाँ वर्णों का दूसरा एवं चौथा वर्ण। वर्गों का दूसरा एवं चौथा वर्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह महाप्राण होते हैं। तो ये जाने कि अल्प प्राण और एवं महाप्राण किसे कहते हैं और यह कितने कितने होते हैं। तो अल्प प्राण की संख्या की बात करें तो 15, 16, 26 टोटल अल्प प्राण 30 होते हैं और महाप्राण 14। अल्प प्राण 30 और महाप्राण 14। अब चलते हैं आगे। घोष एवं अघोष। घोष किसे कहते हैं? जिसे बोलने में स्वर तंत्रियां रगड़ खाती है उसे घोष कहते हैं। अघोष सभी स्वर में 11 को स्वर आ जाएंगे। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह घोष है। और अघोष जिसे बोलने में स्वर तंत्रियां रगड़ नहीं खाती हैं उसे अघोष कहते हैं। वर्गों का पहला, दूसरा, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स अघोष है। यहाँ से ह नहीं है, ह ऊपर चला गया है घोष में। तो घोष की संख्या की बात करें तो हो जाता है 31 और ये 13। आइए देखते हैं इसके बारे में भी। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों घोष के अंतर्गत आते हैं। और ये दूसरा, पहला और दूसरा ये अघोष में आते हैं। अघोष ये तीनों
घोष। ये घोष और अघोष जान गए। सभी स्वर वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह घोष हैं और अघोष। जिसे बोलने में स्वर तंत्रियां रगड़ नहीं खाती है उसे अघोष कहते हैं। वर्गों का पहला, दूसरा वर्ण तालव्य, मूर्धनी, सदंती तीनों स अघोष हैं। घोष की संख्या 31 और अघोष की संख्या 13। तो ये यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा दिए। चलते हैं अब आगे। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व के उच्चारण में, जो ह्रस्व स्वर बताए हैं, ह्रस्व के उच्चारण में जितना समय लगता है, ह्रस्व के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय जिस स्वर के उच्चारण में लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें 3 गुना समय लगता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग संबोधन और संगीत आदि में होता है। उदाहरण की बात करें तो सा, ये संगीत का हो गया। रे, जैसे किसी को बुलाने में, चाहे उसको संबोधित करने में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। रे 3 बार, सा, तो ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है ये अ की आधा अ इसी प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार। तो प्लुत स्वर के बाद अब आगे देखते हैं। आगे है अनुतान या सुर लहर। इसके बारे में जानते हैं। वाक्यों के उच्चारण में होने वाले उतार चढ़ाव को अनुतान या सुर लहर कहते हैं। जैसे वाक्यों के उच्चारण में होने वाले उतार चढ़ाव को अनुतान या सुर लहर कहते हैं। उदाहरण, वह ईमानदार है, इसको एकदम सिंपल में बोलना है। इसके बाद वह ईमानदार है, तो इसको एक बार उतार चढ़ाव हुआ है। इसमें वह ईमानदार है, इस प्रकार बोलना है। ये देखिए किस प्रकार उतार चढ़ाव होता है, यहाँ डायग्राम में दर्शाया गया है। तो ये सभी चीज आप अपने कॉपियों में लिखते रहें। इससे क्या होगा कि आपका रिवाइज भी होगा और याद कर भी सकते हैं। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक से क्या समझते हैं? तो विसर्ग के बारे में पहले जानते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार दर्शाया जाता है। इसका उच्चारण ह व्यंजन के समान होता है। जैसे स्वतः इस प्रकार लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं स्वतः। अतः इस प्रकार लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं अतः। क्रमशः इस प्रकार लिखते हैं और क्रमशः पढ़ते हैं। इसे व्यंजनों के पीछे लगाया जाता है, व्यंजनों के बाद। अब जानते हैं अनुस्वार। जिस वर्ण का उच्चारण हवा नाक से भी निकलती है, जिस वर्ण का उच्चारण करने में नाक से हवा निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है उसे, तथा लिखते समय ऊपर केवल अनुस्वार लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे संत, दंत आदि। फिर से बात, जिस वर्ण का उच्चारण हवा नाक से भी निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय ऊपर केवल अनुस्वार लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे संत, दंत आदि। अब अनुनासिक। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। इसका उच्चारण नाक एवं मुंह से होता है। जैसे मुंह, हंस, आँख, चांद, सांप आदि। अनुनासिकता स्वरों की विशेषता है। स्वरों की विशेषता अनुनासिकता है। अब ये क्वेश्चन है हलंत। तो हलंत, इसका चिन्ह इस प्रकार दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग शुद्ध व्यंजन के लिए किया जाता है। जैसे लट्टू इस प्रकार लिखा जाता है।
कट्टर। अब चलते हैं कि उच्चारण स्थान क्या है और किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ये रहा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। हमारे मुंह के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। तो देखिए, कंठ मतलब कंठ से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण किया जाता है। तो पहला हो गया अ, आ, क वर्ग में हो जाता है क, ख, ग और घ। अंग नहीं आते हैं, अंग जो है अनुनासिक में आ जाते हैं। तो कंठ में आते हैं अ, आ, क वर्ग, क, ख, ग, घ और विसर्ग और ह, यही कंठ में आते हैं। कंठ से उच्चारण होता है। फिर तालु से जानते हैं तो हर्षई, दीर्घई, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, तालव्य स। मूर्धा से री, री, ट वर्ग में हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, र, मूर्धन्य स। दंत ली, ली, ट वर्ग हो जाएगा त, थ, द, ध, ल और स। ओष्ठ से हो जाएगा उ, दीर्घ उ, हर्ष उ, दीर्घ उ, प वर्ग हो जाएगा प, फ, ब, भ। ये सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं। अनुनासिक से बात करें, अनुनासिक के तो अंग, य, न, म। अंग, य, न, म। अब कंठ तालव्य, जिसका उदाहरण कंठ से भी होता है और तालु दोनों के साथ होता है। तो ए और ऐ। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ, ओ, औ। दंतोष्ठ दंत और ओष्ठ, तो इसका होता है व। और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये वाला व, क्योंकि हमेशा पूछता है व का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका हो जाएगा दंतोष्ठ और नासिक, अनुस्वार और चंद्रबिंदु और न हलंत यानी अर्ध न, ये सभी नासिक से होते हैं। तो चलते हैं और आगे। तो ये देखिए क, ख, ग, घ, कंठ से च, छ, ज, झ, तालु से त, ठ, ड, ढ, मूर्धा त, थ, द, ध, दंत प, फ, ब, भ, ओष्ठ और ये अंग, य, न, म, अनुनासिक। तो ये उच्चारण स्थान जरूर से याद करें, ये हमेशा बोर्ड मॉडल में पूछता है, बिहार बोर्ड उच्चारण स्थान। तो आपका वर्ण विचार पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा से समझ में आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ये वर्ण विचार सभी के पास पहुंचे और सब वर्ण को जाने क्या होते हैं वर्ण, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, घोष और अघोष क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण में आते हैं, कौन कौन से वर्ण महाप्राण में आते हैं, ये सभी इस वीडियो में हम आपको बताए हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संस्कृत मस्ती।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो 1 विचार था। अब हम आपको अगले वीडियो में शब्द विचार बताएंगे कि शब्द विचार किसे कहते हैं, इससे कितने भेद होते हैं। तो अब